ये प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 8 साल पूरे हो चुके हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। इन 8 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो व्यापक बदलाव किए, जनता के हित में जो जो योजनाएं लेके आए, धरातल पे उन योजनाओं का जो लाभ आम जन को प्राप्त हुआ, आप सब साथियों के माध्यम से वो बात धरातल तक पहुंचे, उद्देश्य मात्र ये है। 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह की व्यवस्था थी, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसका बोलबाला था। हरियाणा की जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार हरियाणा में बनवाई। हालांकि उससे पहले भी हम लोग छोटे पार्टनर के नाते गठबंधन में किसी ना किसी के साथ सरकार में रहे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी। जिस प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, पर्ची खर्ची का बोलबाला था, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस व्यवस्था पे सबसे पहले चोट दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले 3C, उन 3C में क्या आता है? क्राइम, करप्शन, कास्ट, इसके ऊपर चोट की। और 5S जिसको मनोहर लाल जी ने बढ़ावा देना शुरू किया, वो क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान। सरकार ने इन 5S को बढ़ावा देना शुरू किया। जब हरियाणा प्रदेश की सरकार ने करप्शन पे चोट की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियों के मामले में जिस तरह से पर्ची खर्ची चलती थी, हम सभी जानते हैं। जिस तरह के हालात प्रदेश के अंदर नौकरियों के मामले में नौकरियों की बंदरबाट होती थी, वो हम सबने देखा। ऐसी व्यवस्था पे जब चोट हुई, क्योंकि करप्शन होता था राजनीतिक संरक्षण में, करप्शन होता था सामर्थ्यवान लोगों के संरक्षण में। नौकरियों के मामले में आप बेहतर जानते हैं, जिस तरह के गैंग्स हरियाणा प्रदेश में सक्रिय थे, वर्तमान सरकार ने उन गैंग्स पे चोट की तो हमारे कुछ विपक्षी मित्रों को तिलमिलाहट भी हुई। उन्होंने झूठ का सहारा लेके हरियाणा प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया। माध्यम उनका पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कुछ लोग गोएबल से बहुत प्रभावित होते हैं। गोएबल आप जानते हैं, हिटलर के प्रचार मंत्री थे, और वो एक बात उन्होंने कही थी जो बहुत फेमस है कि अगर एक झूठ को बार बार बोलो वो सच लगने लगता है। तो यही कोशिश हमारे विपक्षी मित्रों के जरिए हुई। लेकिन मनोहर जी ने जब हरियाणा प्रदेश के जनता के लिए अलग अलग योजनाएं, जिनका मैं जिक्र करूंगा अभी, वो योजनाएं बनानी शुरू की, उसका प्रभाव धरातल पे नजर आना शुरू हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा का प्रत्येक वर्ग, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे हम युवा की बात करें, उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर उन्नति की ओर अग्रसर है। ये प्रभाव हमें दिखना शुरू हुआ। इस प्रदेश के अंदर लगभग 200 ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के हित में चल रही हैं। उनके अंदर लगभग 40-42 योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र से वित्त पोषित हैं। 150 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं। लेकिन मैं सभी योजनाओं का जिक्र तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कुछ सीमित योजनाओं का जिक्र करूंगा जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से उन योजनाओं को लेके आए। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में एक समस्या थी, सरकारी योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। आम जन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पे मजबूर होते थे। अगर किसी को पेंशन लगवानी है तो उसको सरकारी दफ्तर में कागज जमा करवाने हैं,
अपनी आईडी जमा करवानी है, सर्टिफिकेट जमा करवाने, जो भी, और वो दफ्तरों के चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तरह की समस्या जनता के सामने ना आए, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको घर बैठे मिले, इसके लिए परिवार पहचान पत्र PPP, आपने इस योजना के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत कुछ दिखाया भी है। जिस तरह से पूरे हरियाणा के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके डोर स्टेप पे मिले, ये PPP के नाम से परिवार पहचान पत्र एक योजना बनानी शुरू। नतीजा ये हुआ कि अब जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन के विषय हो, चाहे सब्सिडी का विषय हो, जो भी योजनाएं हैं, उसके लिए आम जन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेके आए, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना। जो गरीब परिवार है उनका उत्थान किस तरह से हो, क्योंकि आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की धारणा पे काम करती है। पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति, उस तक विकास पहुंचे, हमारी ये सोच है। और इसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के नाम से मनोहर लाल जी एक योजना लेके आए। जिन परिवारों की आमदन 1 लाख रुपए सालाना से कम है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया। हरियाणा में लगभग 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदन 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों को चिन्हित करके सरकार ने एक टारगेट निश्चित किया कि 1 लाख, पहले 1 लाख परिवारों को 1 साल में उनकी आमदन कैसे बढ़े, उसके ऊपर सरकार काम करना शुरू कर दी। उसके लिए सरकार ने बाकायदा रोजगार मेले लगाने शुरू किए। जो बैंक हैं उनसे सहयोग लिया गया। अगर कोई व्यक्ति अपना कोई छोटा कारोबार, कोई काम करना चाहता है, उसको बैंक से आर्थिक सहायता मिले, ये सरकार ने सुनिश्चित किया। नतीजा ये हुआ कि लगभग 33,000 लोगों को बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया सरकार ने, जिससे उन्होंने अपना छोटा काम, जो भी जिस तरह का कारोबार वो करना चाहते हैं, वो उन्होंने करना शुरू किया। ये बहुत बड़ी योजना है और ये सतत चलने वाली योजना, क्योंकि जो वो 7 लाख परिवार हैं उनका आर्थिक उत्थान हो, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। इसी तरह से अगर हम किसान वर्ग की बात करते हैं, देखिए, अगर आप हरियाणा प्रदेश के इतिहास को देखें, 2014 तक, 1966 से लेकर 2014 तक, इस पीरियड में जो भी सरकार रही हरियाणा में, उसने किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई या किसानों के लिए जो काम किया, और वर्तमान सरकार ने 2014 से लेके, अगर मैं आज तक की बात करूं, जो किसानों के लिए काम किया, उसकी अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। देखिए, किस कृषि को जोखिम फ्री कैसे किया जाए, किसान की खेती जोखिम फ्री हो, इसके लिए मनोहर लाल जी ने अलग अलग योजनाएं बनाई। सबसे पहले किसान की फसल का एक एक दाना MSP पे खरीदा जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस नाम से एक पोर्टल बनाया गया। आप उस पोर्टल के काम करने के ढंग को जानते हैं। किसान को उस पोर्टल पे अपलोड करना होता है कि वो कितने एकड़ के अंदर गेहूं लगा रहा है, कितने एकड़ के अंदर वो सूरजमुखी लगा रहा है, या कितने एकड़ में वो गन्ना लगा रहा है, वो सब उसको उस पर अपलोड करना होता है। और जितने एकड़ में उसने जो फसल बोई है, उसके हिसाब से सरकार उसका एक एक दाना खरीद करती है MSP पे। और ये हम पिछले 8 साल से देख रहे हैं, लगातार किसान की MSP बढ़ रही है, चाहे रबी की बात करें, चाहे खरीफ की बात करें। हमने तो इस प्रदेश और देश में ऐसी हालात भी देखे हैं, अगर आपको ध्यान हो, 2010 के अंदर धान की MSP बढ़ाने की बजाय सरकार ने घटा दी थी। हमने 2011 में 10 रुपए MSP बढ़ गई, 2008 में 10 रुपए MSP बढ़ गई, वो परिस्थितियां भी देखी हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने किसान की खेती जोखिम फ्री हो, इसके लिए किसान की फसल अगर नेचुरल कैलामिटी से, प्राकृतिक कारणों से, चाहे बारिश की वजह से, ओले की वजह से, किसी भी वजह से अगर खराब हो जाती है, तो उसका उचित मुआवजा समय पे मिले, ये सरकार ने सुनिश्चित किया। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, लगभग 8,000 करोड़ रुपया
2014 से लेके आज तक वर्तमान सरकार मुआवजे के तौर पे किसान भाइयों को दे चुकी है। इसमें मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जो मुआवजा दिया उसकी बात भी कर रहा हूं, और आपदा प्रबंधन के तहत जो सरकार देती है मैं उसकी बात भी कर रहा हूं। तो जिस सरकार ने किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए, किसान की फसल खराब होने पे उसको उचित मुआवजा मिले, और जो किसान डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार एक योजना लेके आई थी, मेरा पानी मेरी विरासत। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती के नीचे के पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दिन प्रतिदिन पानी नीचे कम हो रहा है। उसके लिए बहुत जरूरी था कि जो पानी का दोहन है वो किसी तरह से कम हो। महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसान भाइयों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि उनको किस फसल को लगाना है जहां पे वो अपनी धरती के पानी को बचा सके, क्योंकि ये पानी हमारी विरासत है। अगर पानी का दोहन इस गति से होता रहा तो लगभग 30 साल के बाद बहुत विकट स्थिति आ जाएगी, ये सब हम सभी जानते हैं। तो सरकार ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक योजना लेके आई कि जो किसान धान की जगह अल्टरनेट क्रॉप लगाएंगे उनको 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। जो फसल वो लगाएंगे उसका बीज सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इस तरह की योजना वर्तमान सरकार किसान भाइयों के लेके आई। अब विषय आ जाता है जिसके ऊपर आप अक्सर देखते हैं बहुत चर्चा होती है, हमारे विपक्षी मित्र बहुत हो हल्ला करते हैं, रोजगार, नौकरी। वर्तमान सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 98,000 सरकारी नौकरियां दे चुकी है, और उसमें चेरी ऑन द केक ये है कि नौकरियां योग्यता के अनुसार दी गई। आज हालात ये हैं हरियाणा के कि माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश का नागरिक इस बात को बहुत बेहतर समझ चुका है कि जो पहले नौकरियों की बंदरबांट होती थी वो अब हरियाणा में नहीं होती। पहले होता यह था कि योग्य बच्चा जो है वो नौकरी से वंचित हो जाता था, लेकिन जिस बच्चे के पास किसी की सिफारिश होती थी, किसी नेता का उस वरद हस्त उसको प्राप्त होता था, चाहे वो योग्य ना हो, वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। ये परिस्थिति हमने देखी। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया, योग्यता के अनुसार नौकरियां मिले, ये सुनिश्चित किया। 98,000 नौकरियां वर्तमान सरकार दे चुकी है इन 8 साल के कार्यकाल में। जबकि अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल को देखें, पूरे 10 साल के कार्यकाल में 86,000 नौकरियां दी थी हुड्डा साहब। ये सरकार 8 साल में 98,000 दे चुकी है। लगभग 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में है, जिनमें से लगभग 35,000 नौकरियां जो हैं वो उनकी प्रक्रिया चल रही है। मान के चलें कि सरकार ये उम्मीद करके काम कर रही है कि 1 साल के अंदर वो प्रक्रिया हम अपनी पूरी कर लेंगे। जो सबसे बड़ी बात, जब योग्यता के अनुसार बच्चे को नौकरी मिलती है, आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम सैंक्शन सरकारी पदों की बात करें तो वो लगभग 4 लाख से 4.5 लाख के करीब है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं। अब हमारा जो युवा है, हर युवा को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उनकी संख्या सीमित है। तो युवा को रोजगार मिले, प्राइवेट सेक्टर में उसको नौकरी मिले, इसके ऊपर वर्तमान सरकार ने काम करना शुरू किया। यह कैसे पॉसिबल था? यदि प्रदेश के अंदर बाहर से निवेश आए, प्रदेश के अंदर नए उद्योग लगे, यह तभी संभव था। वर्तमान सरकार की कोशिशों का नतीजा यह है 1,60,000 उद्योग, उसमें छोटे बड़े मैं सबकी बात कर रहा हूं, वो हरियाणा प्रदेश में लगे। लगभग 12,60,000 युवाओं को इस प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार प्राप्त हुआ। ये सब कोशिशें जो है वर्तमान सरकार की थी। लेकिन मैं जब इस बात को कहता हूं, साथ में मैं तुलना करता हूं पूर्ववर्ती सरकार के साथ। अब विषय ये आ जाता है कि अगर वर्तमान सरकार लगभग 12,60,000 युवाओं को निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार नौकरी उपलब्ध करवा रही है, तो उससे पहले की सरकार ने क्या किया? हुड्डा साहब की सरकार के 10 साल में क्या हुआ? लगभग 4,23,000 के करीब वो नौकरी प्राप्त हुई युवाओं को निजी क्षेत्र के अंदर। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी आपको फिगर देखने वाला है, और आपको बड़ी उसमें मुझे लगता है कि प्रसन्नता भी होगी। हुड्डा साहब की सरकार में एक और बात बता देता हूं, 20,771
छोटे बड़े मझोले हर तरह के उद्योगों की बात करें, वर्तमान सरकार में फिगर 1,60,000। ये अंतर है। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो हरियाणा की प्रगति मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस तरह से हुई है, वो भी हमें ध्यान देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर हर जगह एक बात की चर्चा करते हैं कि वर्तमान सरकार ने तो हरियाणा को पीछे धकेल दिया है, हरियाणा आर्थिक तौर पे जो है पिछड़ गया है, अक्सर ये बात बोलते हैं। और एक बात बोलते हैं, देखिए पर कैपिटा इनकम में पहले हरियाणा नंबर 1 था, अब हरियाणा पीछे चला गया। मैं केवल हुड्डा साहब से एक बात जानना चाहता हूं, जब 2014 तक मुख्यमंत्री थे 1,27,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हरियाणा प्रदेश की थी, आज वो प्रति व्यक्ति आए लगभग 2,47,000 रुपए। अब मुझे ये गणित समझाने की कोशिश करें हुड्डा साहब कि 2,47,000 ज्यादा होता है या 1,27,000 ज्यादा होता है। जब हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 3.25 लाख करोड़ के करीब थी। आज हमारी जीएसडीपी 8 लाख करोड़ रुपए की। अब यह भी समझना पड़ेगा हुड्डा साहब से कि 8 लाख करोड़ ज्यादा होता है या 3.25 लाख करोड़ ज्यादा होता है। तो जिस प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र में इस तरह की प्रगति की है, हम किसान वर्ग की बात करें, किसान की खेती को जोखिम फ्री जिस सरकार ने किया, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के अनुसार नौकरी दी, देश का जो प्रदेश का जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से कम है, उनकी आर्थिक प्रगति हो, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इतने काम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किए हैं कि अगर सबकी मैं यहां पे बात करना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि हमें कम से कम 5 घंटे की जरूरत पड़ेगी। केवल मात्र कि हरियाणा का आम नागरिक किस तरह से खुशहाल हो, हरियाणा का आम नागरिक अपना जीवन सुगमता से और खुशहाली से यापन करे, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 साल में लगातार काम किया है। तो सरकार पर भर्तियों को लेकर भी जो है काफी जो है फर्जी बढ़ा हुआ है, कई मामले भर्तियां कैंसिल भी हुई हैं, वो भी विपक्ष ने जो है आरोप लगाए हैं कि सरकार जो है नहीं कर पा रही है। देखिए ऐसा है कि ये मामला जो है एचपीएससी का मामला जिसका जिक्र होता है, विपक्ष से एक सवाल आपको भी पूछना चाहिए, विशेष तौर पे हुड्डा साहब की बात करूंगा कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, भर्तियों के अंदर जिस तरह से घोटाला हुआ, जिस तरह से पेपर लीक हुए, क्या हुड्डा साहब ने एक बार भी उसकी जांच करवाई? वर्तमान सरकार की जानकारी में जब भी कोई ऐसी कोताही आई, चाहे वो व्यक्ति कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। आप जानते हैं एचपीएससी के मामले में एक एससीएस अधिकारी को बाकायदा गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर एक्शन हुआ। सिपाही पेपर लीक मामले में आपको जानकारी है जिस तरह से वर्तमान सरकार ने काम करना शुरू किया, वो जो गैंग पनपे हुए थे और वो अंतरराज्यीय गैंग थे, आपको ये भी बताया है कि उनमें से कुछ लोगों को तो जेएंडके में पकड़ा गया। वो अलग अलग प्रदेशों में बैठ के इस तरह के गैंग ऑपरेट करते थे। जो अभ्यर्थी थे उनका पेपर सॉल्व किस तरह से हो, उनको पेपर के अंदर किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, पेपर लीक करने की कोशिश, ये सब प्रयास होते थे। लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके उन लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग एक फिगर है 577 अलग अलग लोग, चाहे वो पेपर सॉल्वर था, चाहे वो पेपर लीक करने की कोशिश में इन्वॉल्व था, चाहे वो सरकारी कोई कर्मचारी था, इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई वर्तमान सरकार ने की है। तो विपक्ष तो सर्वे का हवाला देकर ये भी कहता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश में। जी हाँ, विपक्ष की मैं देखता हूं एक संस्था है जिसका नाम है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका एक सर्वे हमेशा विपक्ष उठाता है और वो उसके ऊपर एक बहस और एक चिल्ला चिल्ली शुरू करता है कि देखिए हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। देखिए हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा। पहले तो ये संस्था क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक प्राइवेट संस्था है। इस प्राइवेट संस्था के जो MD हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो 2019 के जब चुनाव थे उस वक्त कांग्रेस ने जो अपनी चुनावी घोषणा पत्र की कमेटी बनाई थी पी चिदम्बरम जी के नेतृत्व में, वो उस कमेटी के सदस्य थे। तो वो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा चलाई जा रही प्राइवेट कंपनी। दूसरी तरफ नीति आयोग है, NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स
ऑर्गेनाइजेशन वो है, हम उनके आंकड़ों को मानेंगे या हम एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा चलाई जा रही एजेंसी के आंकड़ों को मानेंगे? पहला सवाल तो यही है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है हरियाणा की, जो जब विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरह का सवाल किया था तो हुड्डा साहब खुद पढ़ रहे थे उस रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में जब यह चीज आई कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो लगभग 6% के आसपास, और अब तो परिवार पहचान पत्र के जरिए हरियाणा प्रदेश के लगभग 70 लाख से ज्यादा परिवारों का जो डाटा हरियाणा सरकार ने इकट्ठा किया है, जिसमें आदमी स्वयं ये डिक्लेयर करता है कि मैं बेरोजगार हूं या मैं नौकरी कर रहा हूं या मैं व्यापार कर रहा हूं, वो खुद डिक्लेयर करता है। तो अगर सेल्फ डिक्लेरेशन को देखा जाए तब भी बेरोजगारी लगभग 6% के करीब में है। तो सीएमआई की रिपोर्ट को मान के चले या आदमी की स्वयं की घोषणा को मान के चले, ये केवल मैं वही जो कह रहा था कि विपक्ष का एक एजेंडा है सरकार के खिलाफ आलोचना होनी चाहिए, आलोचना का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन आलोचना होनी चाहिए तथ्यात्मक, तथ्यों पे आधारित, झूठ पे आधारित आलोचना। लेकिन विपक्ष क्या करता है? झूठ का सहारा लेता है सरकार की आलोचना के। तो प्रवीण जी 8 साल पूरे हो चुके हैं भाजपा के जो हरियाणा में, तो इस दौरान जो है पंचायत चुनाव भी हैं और आदमपुर उपचुनाव भी हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? जो काम आप कह रहे हैं किए हैं जनता के लिए, कितना? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल के अंदर जो काम किए हैं उन्हीं कामों पे आदमपुर में वोट डलेगा। हरियाणा एक हरियाणवी है, इसको चरितार्थ किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पूरे हरियाणा में समान विकास, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी विकास करते वक्त इस बात को नहीं ध्यान में रखा जो पूर्ववर्ती सरकारें करती थी कि अगर विपक्ष का एमएलए है तो वहां पे नहीं होगा, पक्ष का एमएलए है होगा। ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब इस टेन्योर की शपथ ली थी, आपको याद होगा, सभी विधायकों को, 90 के 90 विधायकों को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5 करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च हो, सबके लिए सुनिश्चित किया था। ये नहीं था कि केवल बीजेपी के विधायकों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा या तो किसी, सबके लिए समान विकास। तो उसी का नतीजा होगा इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डले। एक सर, आपने किसानों की बात की है, लेकिन किसान कुछ खुश नहीं नजर आ रहे, 11 दिसंबर से फिर संघर्ष शुरू करने लगे हैं। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। किसान खुश है ये कैसे सुनिश्चित होगा? मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एलनाबाद उपचुनाव था, मैं स्वयं उस चुनाव में उपस्थित था, पार्टी के लिए काम कर रहा था। वहां पे कुछ लोगों ने, विपक्षी दलों के नेताओं ने एक प्रचार करना शुरू किया कि किसान खुश नहीं है, गांव में देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं देंगे, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोध होगा। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने लगभग 60,000 वोट लिए थे, और जिन गांवों का जिक्र बार बार किया जाता था, जहां पे इस तरह का प्रचार होता था, उन गांवों की अगर आप वोट टैली को निकाल के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहीं 50 वोट से जीता है, कहीं 100 वोट से जीता है। ये परिस्थिति, प्रदेश का किसान खुश है लेकिन विपक्षी मित्र खुश नहीं है। क्योंकि देखिए, हो ये रहा था, किसान को एक वोट के नजरिए से देखा जाता, किसान को एक वोट समझा जाता, किसान के लिए किया कुछ नहीं। मैं फिर हुड्डा साहब का उदाहरण दूंगा। हुड्डा साहब की सरकार में लगभग 70,000 एकड़ जमीन का सीएलयू हुआ, उसमें से 17,000 एकड़, ध्यान दीजिएगा, 17,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जो किसान को सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नोटिस इशू हो गए, किसान डर गया, और वो जमीन हुड्डा साहब के मित्र बिल्डरों ने खरीद ली। सरकार ने वो 17,000 एकड़ जमीन किसान की बिल्डर के हक में रिलीज कर दी। मतलब एक तरह से किसान की जमीन की लूट ये होती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने किसान की खेती जोखिम फ्री, में पहले जिक्र कर चुका हूं सारी बातों, और उसका नतीजा यह है कि आज हरियाणा प्रदेश का किसान हरियाणा सरकार से खुश है।